नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, चेतन भारत के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। आज मैं जुड़ा हूं आपके साथ विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और वो सामाजिक मुद्दे जो 14 अगस्त से 20 अगस्त 2021 के मध्य देखे गए, यानी कि इस हफ्ते की उन समसामयिक घटनाक्रम पे आज हम चर्चा करेंगे जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही राज्य की अन्य कोई परीक्षाएं जिनमें इस तरह के कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत लाभकारी होगा। तो पूरे एकाग्र मन के साथ जुड़ जाइए और शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। सबसे पहले नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। आखिर वो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपस में साझा करने वाले हैं। सबसे पहले भाई लोग हम लोग बात करेंगे सामुदायिक पुलिस व्यवस्था पर। ठीक है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था एक अजीब सा शब्द सुनने को मिला। ठीक है, पुलिस व्यवस्था तो सुनी थी, लेकिन सामुदायिक पुलिस व्यवस्था क्या होती है तो हम देखेंगे। अभी हाल ही में किसी राज्य ने लोगों की भागीदारी को पुलिस के साथ जोड़कर और पुलिस और समाज के लोगों का एक गठबंधन बनाकर सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था की शुरुआत की है। तो किस तरह से इसके लाभ होंगे, क्या चुनौतियां देखी जा सकती हैं, या इस तरह के जो सरोकार आ रहे हैं क्या वो आने वाले समय में, भविष्य के समय में बहुत लाभकर होंगे या इनके जो परिणाम होंगे वो दुखद होंगे। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही हम बात करेंगे संवाद कार्यक्रम की। ठीक है, संवाद कार्यक्रम जिसका दूसरा चरण शुरू किया गया है। इसके पहले एक चरण पूरा हो चुका था, तो उसी की वर्षगांठ पर यानी कि उसके एक साल पूरा होने के बाद जो बच्चे हैं उनकी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के लिए ये संवाद कार्यक्रम जो संवाद कार्यक्रम जो है उसका दूसरा चरण लेके आए हैं। तो किस तरह से ये बच्चों की मानसिक जो स्वास्थ्य की बात होती है उस पर नज़र मारता है। ठीक है, और क्या क्या पहलू इस संवाद कार्यक्रम में देखे गए हैं तो हम उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही आज का एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है और वो है भारत का जल संकट और महिलाएं। देखो, जल संकट तो जुड़ा हुआ है, साथ में यहाँ पर महिलाओं की भी बात की गई है कि जल संकट से हम जूझ तो रहे हैं, हमारा पूरा भारत जूझ तो रहा, लेकिन यहीं पर यदि हम बात करें तो भारत में जो महिलाओं की स्थिति है या जो महिलाएं जिस तरह से जल संकट के कारण उनका जीवन यापन या उनको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इस तरह की जो रिपोर्ट निकल के आई, आंकड़े देखने को मिले, तो ये हमारे समाज से, सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा था जिस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई लोग नजर डालते हैं हम अपने पहले टॉपिक पर। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था। इस शब्द को अच्छे से सुनने की जरूरत है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था। ठीक है, चर्चा में क्यों आ गया ये अचानक से शब्द, तो हम पाते हैं कि हाल ही में जो है दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर थे, आयुक्त थे, उन्होंने इसको जारी किया है और उन्होंने कहा है कि भाई साहब हम सामुदायिक पुलिस कार्यक्रम जो है उसे संचालित करेंगे और इसका नाम दिया है उम्मीद। क्या नाम दिया है भाई? उम्मीद। देखो, एक उम्मीद लगा के रखी है कि अगर लोग पुलिस वालों के साथ जुड़ेंगे तो लोगों की सहायता से और पुलिस अपनी सूचनाओं के तंत्र के आधार पर या अपनी मुस्तैदी के साथ में जो अपराध बोध है उसे कम करने का प्रयास करेंगे। और वाकई में ये जो फैसला है या जो पहल की जा रही है वो बहुत सुखद है। इस तरह से समाज का जो पुलिस के प्रति रवैया है उसमें भी बदलाव आएगा और पुलिस का जो समाज के साथ या जिस तरह से उनका जुड़ाव होता है लोगों के बीच कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं और जब वो काम पे जाते हैं तो वहाँ पर देखने को मिलता है कभी लाठी मिलती है उन्हें या लोग पत्थरों से मार के भगा देते हैं। आपराधिक तत्व के अगर इलाकों में जाते हैं तो और बुरा रवैया होता है पुलिस वालों के साथ। तो सामुदायिक पुलिस जो व्यवस्था यानी कि जिस कार्यक्रम का नाम उम्मीद है, उससे अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले भविष्य में ये जो कदम उठाया गया है बहुत सफल होगा। ठीक है, अगर हम उम्मीद कार्यक्रम की बात करें तो ये क्या होगा, इसका उद्देश्य यही है कि पुलिस और नागरिक इन दोनों के बीच में एक समन्वय का काम किया जाए, यानी कि पुलिस वाले लोगों की सहायता करें और लोग या नागरिक जो हैं वो पुलिस वालों के साथ मिलकर उनकी सहायता करें या उस तरह की पुलिसिंग की व्यवस्था करें। जैसे हम बहुत सारे स्टेट में देखते हैं कि ग्राम समितियों के रूप में इस तरह की व्यवस्था बना ली जाती है कि जब आवश्यकता पड़ती है ना, तो जो नागरिक होते हैं, जो जागरूक नागरिक होते हैं, जो अपना
अपना समय दे सकते हैं बिना तनख्वाह लिए, बिना सैलरी लिए, और किन्हीं जो बड़े बड़े कार्यक्रम या आयोजन होते हैं उनमें वो अपनी वॉलेंटियर के रूप में, सहायक के रूप में, जो है समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे देते हैं। तो उसी प्रकार की योजना लेके आए हैं। ठीक है, इससे वही होगा कि समाज का पुलिस के साथ जो अंतर है और धीरे धीरे पुलिस के रवैये या समाज का पुलिस के जो पूर्वाग्रह है उसके कारण जो बढ़ता जा रहा है, उस अंतर को कम करने का ये प्रयास करेगा। उम्मीद कहाँ से शुरू हुआ है? तो दिल्ली पुलिस से शुरू हुआ है। ठीक है, दिल्ली में ही इसको ये लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो बाकी राज्यों में अलग अलग नाम से इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, लेकिन हम मुद्दा क्या है? दिल्ली पुलिस का। तो दिल्ली पुलिस के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, इसके प्रमुख बिंदुओं पर अगर हम चर्चा करें कि भाई साहब इसमें जो प्रमुख चीजें हैं वो क्या लाई जा रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मूल सिद्धांत तो यही है इस पुलिसिंग कार्यक्रम का कि जब हम पाते हैं कि जो एक पुलिस वाला है ना, आखिरकार है तो वो भी नागरिक। दीपावली हो, होली हो या अन्य कोई पर्व हो जिसपे जो जनता होती है ना वो बड़े आराम से घरों में बैठी रहती है, तो वो पुलिस वाला किसी का भाई भी तो है। राखी पर वो घर नहीं जा रहा क्योंकि उसको ड्यूटी करनी है। दीपावली पर भी वो अपने घर वालों के साथ पटाखे नहीं फोड़ पा रहा, वो भी किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, लेकिन चूंकि उसकी ड्यूटी है इसलिए वो पूरी तरह से सुरक्षा की दूसरी पंक्ति में मौजूद है। अगर वही नागरिकों की बात करें, अगर नागरिक थोड़े से पुलिस जैसे काम या कर्तव्यों का पालन करें कि अपने क्षेत्र में देखें कि कोई अपराध घटित ना होने दें। जैसे हम ये देखते हैं कि कोई लड़की जा रही है तो 4-5 लड़के जो है ना उसके ऊपर कटाक्ष करते हैं, शब्द बोलते हैं, उसके लिए अभद्र टिप्पणियां करते हैं। यदि उसी समय वहां पर जागरूक नागरिक खड़े हुए हैं और वो यदि उसी समय उन बालकों को डांट दें या उनको समझाइश दें, उनके माता पिता से जाके कहें कि आपके बच्चों ने इस प्रकार की शैतानी की है, तो अपराध धीरे धीरे ही रुकना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब यही है, इसका मूल सिद्धांत यही है कि एक पुलिस वाला जो है वो वर्दी वाला पुलिस वाला जो वर्दी धारण है वो भी तो नागरिक है, और एक जो नागरिक है वो बिना वर्दीधारी वाला पुलिस वाला है। कुछ देखते हैं ना हम, जागरूक नागरिक होते हैं जो अपने मोहल्ले में किसी भी बच्चे को पार्क में फूल पत्तियां नहीं तोड़ने देते या उनको शराब नहीं पीने देते या सिगरेट नहीं पीने देते, वो भी एक पुलिस या अंकल जैसा काम करने लगते हैं। तो मूल सिद्धांत इसका यही है कि ये जो पुलिसिंग व्यवस्था की बात कर रहे हैं ये एक दर्शन के रूप में अपनाया गया है। यानी कि इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया कि इस तरह से काम होगा, लेकिन एक दर्शन के तौर पे या यूं कहें व्यवहारिक तरीके पे इस बात को अपनाने की बात आई है कि उम्मीद जो कार्यक्रम है उससे जनता को जोड़ा जाएगा। इससे क्या होगा कि जिस जनमानस में पुलिस के खिलाफ जो एक पूर्वाग्रह है पहले से कि पुलिस परेशान करती है, वो कहते हैं ना कई सारी पिक्चरों में भी डायलॉग आया, पुलिस की तो ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ठीक है, और फिर बाद में जो विलन या हीरो रहता है वो कहता है हमने तो दोनों कर ली, यानी कि दोस्ती की तो परेशानी हो गई, दुश्मनी की तो परेशानी हो गई। लेकिन उम्मीद कार्यक्रम क्या करेगा? जनता और पुलिस के बीच में जो विश्वास की कमी देखने को मिल रही है उसको दूर करने का प्रयास करेगा, क्योंकि जनता की भागीदारी होगी। उन लोगों को भी थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दिया जाएगा इस बात का कि वो अपने मोहल्ले में, अपनी छोटी छोटी कॉलोनियों में या बड़े गाँवों में जाके किस तरह से लोगों को जागरूक कर सके, और इससे बहुत फायदा होने वाला है कि जिस तरह से पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस बल की हम बात करते हैं या पुलिस बलों की भर्तियों पर जो ज़्यादातर पैसा खर्च कर दिया जाता है, ठीक है, या संसाधनों की, मानव संसाधन की जो कमी है, यानी कि एक थाने पे पता चला 30, 40, 50 पुलिस वाले हैं जबकि लगना चाहिए था 150। अब वो 30 ही आदमी हैं, 10 से 50 हजार का जनसंख्या का आबादी वाला क्षेत्र, वो लोग कैसे काम करेंगे? तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये पुलिसिंग व्यवस्था लेके आए हैं कि कम लागत में, या पैसे देने की बात भी नहीं होगी, जिन लोगों से काम लिया जाएगा, जिन लोगों की सहभागिता से काम किया जाएगा, उनके साथ मिलकर ये प्लान आगे किया जाएगा। ठीक है, वही हम बात कर रहे थे कि लाभ क्या होंगे अगर हम पुलिसिंग की व्यवस्था अपनाते हैं, तो किन किन कौन कौन से फायदे जो हैं वो सरकार को या पुलिस विभाग को या नागरिकों को होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यही बात करें कि फायदा क्या होने वाला है। तो किसी सरकारी वित्त की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी भाई साहब। आप कोई भर्ती नहीं कर रहे हो, आप पुलिस के लिए कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं कर रहे हो, आप तो बस लोगों को उस तरह के आचरण में ढाल रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सरकार का जो अतिरिक्त वित्त है, ये जो पैसा है वो खर्च नहीं होगा उस पर। ठीक है, पैसा बचेगा, काम तो और अच्छा होगा, क्योंकि लोग की जब सहभागिता बढ़ेगी तो पुलिस वालों का काम भी सरल हो जाएगा और जल्दी से जल्दी वो क्या होंगे, अपराधी को पकड़ सकेंगे या अपराध होने से पहले ही रोक दिए जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद देखिए अपराध और अव्यवस्था के विरुद्ध एक प्रतिरक्षा पद्धति, वही हमने कहा कि किसी कॉलोनी के 4 वरिष्ठ नागरिक, 4 युवा लोग मिलकर उस कॉलोनी की जिम्मेदारी ले लें कि हम अपने यहाँ पर आपराधिक तत्वों को जन्म नहीं देने देंगे, उनको पनपने ही नहीं देंगे अपने क्षेत्र में। तो उस इलाके से धीरे धीरे करते हुए अपराध जो है वो क्षेत्र पूरा अपराध से मुक्त हो जाएगा, और ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, मैंने 2015 से 16 तक जब मैं अपने ग्रामीण, जहां मेरा पुश्तैनी गांव है, वहां गया और मैंने देखा कि बहुत बड़े स्तर पे शराबखोरी चल रही है। तो मैंने उस क्षेत्र में अपने गांव के सभी वरिष्ठ नागरिकों को साथ में लिया, युवाओं की टोली तैयार की सबको, और साम दाम दंड भेद चारों को अपनाकर अपने ग्राम क्षेत्र में 40 से 45% तक शराब को प्रतिबंध करा दिया था। और लोगों में एक डर का भाव बैठ गया था कि हाँ, अगर हमने नशा किया या हमने नशा करके गाली गलौज किया गांव में, तो ये लोग आके पीट देंगे या ये लोग आके हमारे राशन कार्ड को निरस्त कर देंगे। हालांकि अधिकार में नहीं था, लेकिन उस समय ऐसी बातें की गई थी लोगों से कि लोग सच में डरने लगे थे। और धीरे धीरे 40 से 45% तक हम लोगों ने मिलके, पूरे सभी लोगों ने सहयोग के साथ में मिलके बिना पुलिस के इस चीज को खत्म कर दिया था। तो ऐसा होता है, वही लोग अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने कॉलोनियों की जिम्मेदारी ले लेंगे, अपनी अपनी सोसाइटी की, अपने अपने अपार्टमेंट की, तो पुलिस का काम कम हो जाएगा। और जो एक अपराध ग्रसित क्षेत्र है वो धीरे धीरे अपराध मुक्त क्षेत्र बनने लगेगा। पारंपरिक पुलिसिंग में मददगार, कई बार हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में वहाँ की सोसाइटी वाले जानते हैं कि यहाँ पे जुआ खेलता रहता है, ये क्षेत्र जो है ये व्यक्ति सट्टा खिलाता है, ये व्यक्ति जो है शराब की तस्करी करता है, ये ड्रग्स बेचता है। तो लोगों को जब पता है, अब पुलिस वाले जब जाते हैं तो वो पहले ही फोन कर देते, भाई साहब पुलिस आ रही, भाग लो। समझ रहे हो आप, पहले से ही सेटिंग होती, पूरे मोहल्ले में पता होता है कि वहां चल रहा है, यहाँ चल रहा है, लेकिन बताते कोई नहीं। पुलिस दूर से दिखी तो उन्होंने फोन कर दिया, भाई साहब गाड़ी आ रही है, निकल लो। तो अगर लोगों को जनमानस खुद जोड़ा जाएगा पुलिसिंग के साथ, तो अब यही होगा कि हाँ, लोग फोन करके बोलेंगे साहब आ जाओ, वहां पे ये सब चीजें चल रही हैं, अवैध या गैर कानूनी हरकतें हो रही हैं, आप आ जाइए। तो पुलिसिंग की जो पारंपरिक प्रक्रिया है उसमें भी मदद मिलेगी, लोगों के बीच विश्वास कायम होगा। जब पुलिस मुस्तैदी के साथ लोगों की बात सुनते हुए आएगी और कार्यवाही करेगी, तो निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है कि जनता और पुलिस के बीच में विश्वास कायम होगा, और यह विश्वास बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। क्योंकि इसके जो परिणाम होंगे ना, वो बहुत चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि धीरे पता चला किसी क्षेत्र में 50 से 60% तक आपराधिक गतिविधियां संचालित हैं, लेकिन यदि जनता के बीच विश्वास आ जाए पुलिस का कि नहीं यार, हम फोन करेंगे, हम टेलीफोन लगा देंगे, पुलिस आएगी और कार्रवाई करेगी। नहीं तो ये हो रहा है कि हमने फोन किया था, पुलिस आई, पैसे लिए दिए और उसके बाद चली गई, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जब इस तरह की बात होगी तो विश्वास भी कायम होगा, और फिर लोग आगे बढ़ चढ़कर जो आपराधिक गतिविधि करने वाले तत्व हैं, लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उन पे भी जो शिकंजा कसने का काम पुलिस के साथ मिलकर करेगी, और पुलिस जनता के विश्वास के साथ अपना जो कानून है उसके तहत पूरी कार्रवाई करेगी। ठीक है। सामाजिक संपर्क को प्रोत्साहित करने में मददगार, जैसे देखो, हम तो यही मानते हैं कि कोई भी योजना हो, कोई भी नीति हो, कोई भी कानून है, बिना जनता के स्वीकार किए या बिना जनता की भागीदारी के सफल नहीं हो सकता। और अगर इस तरह से सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था में जब जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, तो जो सामाजिक संपर्क होगा ये बहुत आगे बढ़ेगा भाई साहब। ठीक है, समझ रहे हो ना आप इस बात को। ठीक है, तो ये लाभ जो हैं वो देखने को हमें मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करें कि और क्या लाभ होंगे। ठीक है, लाभ और क्या क्या होंगे हम देखें तो पुलिस और जनता दोनों के मध्य प्रोत्साहन और आलोचना वाला जो मामला है उसको साझा करने में मदद मिलेगी। लोग आलोचना भी करेंगे, यार हमने वहां किया था लेकिन तुमने काम नहीं किया। ठीक है, लेकिन वही अगर किसी व्यक्ति ने कोई बड़ा सा जो अपराध होने वाला था, जो घटना अंजाम देने वाले थे, 4 डकैती मिलके चोरी की योजना बना रहे थे, किसी ने चुपके से सुन लिया, गुप्तचर की तरह गया और सूचना दे आया, और वो लोग अगर पकड़ा गए ना, तो फिर क्या होगा भाई साहब, उस व्यक्ति को इनाम मिलना चाहिए प्रोत्साहन के रूप में। ठीक है, और नहीं किया तो जनता मिलके जाके थाने में बैठ के आलोचना करके आए कि हमने सूचना दी थी लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की। तो एक प्रोत्साहन और आलोचना का जो मामला है वो साझा होता रहेगा, तो भी विश्वास जो है बढ़ेगा। अपने कार्य क्षेत्र के प्रति जो पुलिस अधिकारियों में सुरक्षा का भाव होगा वो भी बढ़ेगा, कि जब वो अभी उनको यही है कि जनता साथ नहीं देती तो हम क्यों करें,
हम गए थे पकड़ने के लिए, लेकिन जनता ने पहले ही बता दिया कि पुलिस आ रही है, भगा दिया, या कांटे लगा दिए तो गाड़ी पंचर हो गई उस क्षेत्र में घुसने। तो वो अधिकारियों में भी एक प्रकार की नीरसता आ जाती है कि हम किन लोगों की मदद करने वाले हैं, हम जिन लोगों को बचाने जाने वाले हैं वही उन लोगों के साथ मिले हुए। तो पुलिस अधिकारियों का जो रवैया है ना, वो भी जो है वो सुधर जाएगा और उनके अंदर भी एक सुरक्षा की भावना आएगी। वो भी लीडर के तरह, नेता की तरह आगे आके अपने पुलिस कर्मियों के साथ उस क्षेत्र में जाएंगे गश्ती करने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि उनके अंदर सुरक्षा का भाव होगा कि हाँ हम जाएंगे तो वहां की जनता जो है हमारी मदद करेगी। ठीक है, तो ये लाभ होने वाला है। लोगों के मध्य जिम्मेदारी की भावना का जो पैदा करना है उसका फायदा मिलेगा। मतलब इस तरह से जब लोगों के अंदर ये जाएगा कि हाँ भाई हमारी बात सुनी जाती है, हमारी बात को प्राथमिकता दी जा रही है, हम यदि किसी बात की, किसी घटना की सूचना थाने तक पहुंचा रहे हैं या किसी पुलिसकर्मी को सूचना दे रहे हैं, तो पुनः जो है वहां से वापस आके हमें बताया जा रहा है कि हाँ आपके द्वारा ये काम बताया गया था और हमने कर दिया गया। तो धीरे धीरे जो होगी जनता में भी एक जिम्मेदारी की भावना जो है वो पैदा होगी और निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। जब जनता जागरूक हो जाएगी ना किसी क्षेत्र की, तो हम ये देखते हैं कि उस क्षेत्र से आपराधिक तत्वों को तो ना बिल्कुल निकल लेना होता है। 9 2 11 हो जाते हैं भाई साहब, अगर उस क्षेत्र की जनता जागरूक है। अभी तो ये चल रहा है ना कि मेरे पड़ोसी के घर में कोई गाली दे रहा है शराब पी के या पत्थर फेंक रहा, मैं नहीं बोल रहा, मेरा घर क्या हो रहा है। वो कहते हैं ना, कहावत है कि को बने नृप हमहु कहानी, राजा कोई बन जाए हमें क्या हानि, और को बने नृप हमहु हानि, राजा कोई भी बने हानि तो हमें ही होनी है। तो अगर ये भावना आ जाए ना कि मेरे पड़ोसी के यहाँ पर भी कोई गाली गलौज नहीं कर सकता, उसके घर के ऊपर भी कोई पत्थर नहीं फेंक सकता, गैर कानूनी तरीके से कोई इस तरह से मोहल्ले में नहीं घूम सकता, ठीक है। तो अगर जनता जागरूक हो जाएगी तो अपराध वैसे ही कम हो जाएंगे और पुलिस का जो काम है और सरल हो जाएगा, क्योंकि अपराध कम होंगे तो पुलिस जो है वो अन्य सुरक्षा के मामलों में जो लोगों की सहायता करने में लगी रहेगी। नहीं तो पता चला वो अपराधी के पीछे ही लगी रहती है, 2 से 3 पुलिस वाले अपराधी के पीछे लगे हैं, उसी को ढूंढ रहे हैं, इस राज्य से उस राज्य, इस जगह से उस जगह, ऐसे में लगे हैं, और वो लोकल में जो उनको स्थानीय स्तर पे जो सुरक्षा देनी चाहिए थी उससे पीछे रह जाते हैं। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जनता में जिम्मेदारी की भावना, पुलिस एवं जनता दोनों की एक दूसरे के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना है इसका लाभ, ठीक है। और सुनिश्चित होगी भी, जब जनता जागरूक तो पुलिस वाले भी जागरूक, और दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए और इस बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। समाज में इस तरह से क्या होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। लोकतांत्रिक मूल्यों से मतलब कि हमें अपनी बात कहने का मौका मिला, हम गए, हमने बताया पुलिस वालों को कि ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, आपको ये काम करने चाहिए, और वापस हमने देखा कि पुलिस वालों ने भी हमारी मदद से या हमारी सूचना के आधार पर उस जगह पे जाके कार्रवाई की और आपराधिक तत्वों को, अपराधियों को पकड़ के जेल में भेज दिया या उनको न्यायाधीश के सामने पेश कर दिया, फिर उनको जो फैसला लेना था वो उन्होंने कर दिया। तो दोनों के बीच में एक विश्वास की जो कड़ी है वो मजबूत होगी और धीरे धीरे जो अपराध हैं वो कम होंगे। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्थाओं में चुनौतियां क्या आएंगी, ये तो हमने केवल एक पक्ष देख लिया कि इसके लाभ क्या होंगे, लेकिन इस व्यवस्था के बाद में कुछ चुनौतियों का सामना भी हमें करना पड़ेगा। और इन चुनौतियों में सबसे पहले तो यही है कि पुलिस बल की खराब जो है सार्वजनिक छवि। अब कोई पुलिस वाला स्टूडेंट सुन रहा होगा, जो कांस्टेबल होगा एसआई की तैयारी कर रहा होगा, जो एसआई की होगा वो डीएसपी की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है, कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा होगा कि पुलिस की खराब सार्वजनिक छवि है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हम पूरी पुलिस व्यवस्था को झुटला नहीं रहे, ठीक है, पूरी पुलिस व्यवस्था पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जिस तरह से समाज में पुलिस का अभी चेहरा है, पुलिस की जो छवि है वो बेहद खराब है ना। अब वो रवैये किस कारण बना इसके पीछे नहीं जाना, हमें पूरा लेक्चर वहां चला जाएगा उस बात को। हमें ये समझना है कि चुनौतियां ये हैं कि किस तरह से हम जनता का विश्वास जीतें। वही ना कि दोस्त ना अच्छे ना दुश्मन अच्छे, कोई तो एक अच्छा हो जाए, या तो दुश्मनी अच्छे से कर लो या दोस्ती अच्छे से कर लो। तो पुलिस वालों की जो खराब छवि है उसे सुधारने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, और ये एक चुनौती है कि जनता अचानक से पुलिस वाले पे विश्वास नहीं करेगी। वो ये ना, कोई एक्सीडेंट हुआ, जा रहे थे और हमने जाके बता दिया कि एक्सीडेंट हुआ और ले जाके उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में जाके एडमिट करा दिया, तो पुलिस हमारे ही पीछे पड़ जाती है कि तुम पहले व्यक्ति थे, तुमने इसको अस्पताल ले गए, बताओ क्या हुआ। तो ऐसे में कोई व्यक्ति किसी की सहायता नहीं कर रहा था,
जब जाके कानून में सुधार हुआ कि हाँ वो व्यक्ति से किसी भी प्रकार का नहीं पूछा जाएगा, तब लोगों ने, अब वही दूसरे के घर में कोई कर रहा था, वो जाके बीच बचाव कर लिया, अब पुलिस उसको परेशान कर रही कि तुम थे, तुम बताओ, ऐसा बार बार पुलिस चक्कर लगवा रही है उनको थाने के। तो इस प्रकार से लोगों का मन उचट गया और वो पुलिस से दूरी बनाने लगे कि इनकी ना दोस्ती अच्छी है भाई साहब, ना दुश्मनी अच्छी है। ठीक है, तो एक समस्या बड़ी ये पुलिस बल की खराब लोक सेवा पद्धति, वही जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से इनकी जो पद्धति होती है पुलिस वालों के काम करने की, वो बेहद पुरानी है। मतलब जो ब्रिटिशर्स से हमने अपनाई थी पुलिस व्यवस्था, उसी पद्धति पर भी अभी काम चल रहा है। कोई इज्जतदार व्यक्ति हो, उसके खिलाफ किसी ने झूठा केस लगा दिया हो, तो उसे भी इस तरह से पेश किया जाता है जैसे बहुत बड़ा मुजरिम हो। ठीक है, कोई बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा था तो उससे भी पुलिस वाले ऐसे बात करते हैं जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। और जब बड़े बड़े अपराधियों की बात आती है तो इनकी सुट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। उनके सामने कोई बहुत बड़ा नेता होता है जो बहुत बड़ा अपराधी होता है, उसके सामने जिनकी जी हजूरी निकल जाती है। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति है ना, उसे बहुत बेहद तरीके से उसे बदसलूकी करके बात की जाती है। ठीक है, सभी पुलिस की बात नहीं हो रही है, लेकिन हाँ इस बात को कोई नहीं जुटला सकता कि जिस प्रकार से पुलिस बल की छवि है वो बिल्कुल बेहद खराब है। तो वो एक सेवा पद्धति जो है उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है, तभी जनता इस प्रोग्राम में, इस उम्मीद जैसे कार्यक्रम में सहभागिता देगी अपनी, नहीं तो वो अपनी वही स्थिति बनाएगी कि इनसे तटस्थता की नीति अपना लेगी। ठीक है, भीड़ न्याय को बढ़ावा मिल सकता है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, मिसाल देख रहे हो, मैंने एक जो मॉब लिंचिंग या भीड़ के द्वारा की गई हत्या से वहां से कलेक्ट की है इस फोटो को। कई बार हम देखते हैं ना कि जो कुछ धार्मिक संगठनों की भी बात करें, पता चला ट्रक जा रहा था, गाय भरी हुई थी, पता नहीं किया कि कहाँ से जा रही थी, कैसे जा रही थी, क्या बस आए और सारे डंडे लेके और सोचा कि हाँ ये गलत हो रहा था, इल्लीगल गैर कानूनी कानून था। अब उसको सजा पुलिस और न्यायाधीश महोदय करते, लेकिन भाई साहब इनको ये लगा कि हम ही जज हैं, हम ही न्यायाधीश हैं, तो सारे लोग मिलकर उस व्यक्ति को मार ही डालते हैं। कोई गांव में, कोई छोटे छोटे कस्बों में हमने काफ़ी समाचार पत्रों में या टीवी पर बहुत देखा कि लोगों को वो बच्चे चोरी करने के शक में ही, बस शक में कि ये जो व्यक्ति बार बार घूम रहा है ये बच्चे चुराता था, मार डाला बांध के। ठीक है, और ये जो भावना ना ये भी आ सकती है कि लोगों को लगेगा कि हाँ हम 4-5 लोगों को पुलिस वालों ने जो रक्षा समिति का सदस्य बना लिया है, हमें पुलिस मित्र बना लिया, अब गांव का पूरा न्याय हम ही करेंगे, बेवजह लोगों को पीट रहे हैं, बेवजह लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भीड़ न्याय है ना उसको बढ़ावा मिल सकता है। तो एक चुनौती ये है, निवासियों में यह विश्वास है कि अपराध कुछ लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है। लोगों से क्या, जैसे जिस घटना को मैं बता रहा था अभी पहले कि हमने 40 से 50% तक शराबबंदी की थी, वहीं पर जो व्यक्ति शराब बेचता था उसके पास कोई काम नहीं था, उसके पास चलने फिरने, उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, इतनी बार जा चुका था वो थाने पेट पेट के कि उसकी हालत खराब थी। अब वो उसकी वाइफ यही कहती थी कि भैया हम क्या करेंगे, हम रोड पे चले जाएं क्या, खाएंगे क्या हम। तो भाई साहब खाने के लिए अवैध कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ये लोगों को ये बात जो विश्वास है ना इसे दूर करना होगा कि आजीविका के साधन केवल गैर कानूनी तरीके से ही नहीं अपनाए जा सकते, आप अच्छे तरीकों से भी आपकी आजीविका चला सकते हो। और दूसरे साधन भी हैं, जरूरी नहीं आप जुआ सट्टा खेलो, डकैती डालो तभी आपका पेट पलेगा, और अच्छे काम भी हैं। अब तो मनरेगा जैसा काम चल रहा है भाई कि आप कोई अच्छा काम करो, दिन में मजूरी, दिन में 150 से 200 रुपए के लगभग जो मेहनताना है वो पाओ और बढ़िया सुखी से रहो, घर में रहो, और ईमानदारी का मतलब खून पसीने की कमाई खाओ। जरूरी नहीं कि आप खून पसीने से मतलब ये नहीं कि किसी को मार के आ गए और उसको खून करके आ गए, है ना, और इसी में आपको पसीना आ गया तो खून पसीने कमाई। मेहनत करके ईमानदारी पूर्वक, मतलब आपके जो कर्म है ना वो शुद्ध होने चाहिए, उससे पैसा कमाओ, उससे आजीविका चलाओ। तो ये जो भावना है ना इसे भी बदलना है। बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि अब वो करेगा क्या, चोरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या। तो भाई साहब खाओ कुछ और, चोरी की मत करो, दूसरों को परेशान ना किया जाए। तो ये चुनौती जो है उसका सामना करना पड़ेगा। अब इतना अच्छा कार्यक्रम है तो अगर भविष्य की हम बातें करें या भविष्य के लिए हम सोचें कि आगे और क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो हम यहाँ देखें कि भाई साहब इनके लिए क्या करना चाहिए पुलिस वालों को, कि जितने भी स्वयं सेवक हैं या पुलिस सुरक्षा समिति में जितने लोगों को सदस्य बनाया जा रहा है, पुलिस मित्र के रूप में जिन लोगों को पुलिस मित्र बनाया जा रहा है, तो उनके अंदर यानी कि उन स्वयं सेवकों के अंदर ये भावना आनी चाहिए कि हम पुलिस की सहायता करने के लिए, हम पुलिस नहीं हैं।
ठीक है, वो अपने आप को यदि पुलिस वाला समझने लगे कि हाँ वर्दी नहीं है लेकिन हम तो पुलिस वाले हैं, अब हम पुलिस के मित्र हैं, पुलिस के सहयोगी हैं, पुलिस के स्वयं सेवक हैं, अब हमसे कोई आगे नहीं बोल सकता या हमको कोई होशियारी नहीं दिखा सकता, इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए। यानी कि उन स्वयं सेवकों को पुलिस की मदद करने की जो अनुमति मिली है ना, उसका मतलब ये है कि वो केवल स्वयं सेवक हैं, वो पुलिस वाले नहीं हैं। पुलिस की कार्य पद्धति पर उन्हें काम नहीं करना है, नहीं तो पता चला ये पूरी व्यवस्था ही फ्लॉप हो गई। 4-5 लोगों को जिनको पुलिस मित्र या स्वयंसेवक बनाया, वो पुलिस की भांति काम कर रहे हैं गांव में, हर किसी को दंड दे रहे हैं, हर किसी को उठा रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो एक ये भावना है, इससे क्या होगा देखो, कि हम जिन लोगों को चुन रहे हैं, यानी कि जिनको हम पुलिस मित्र या स्वयंसेवक या स्वयंसेवक सुरक्षा समिति का सदस्य बना रहे हैं, उनके आपराधिक प्रवृत्तियों की भी जांच करनी होगी कि भाई साहब इस व्यक्ति को हमने जो चुना है ना, ये कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि से तो नहीं आता, कहीं इसकी पहले से ही इसकी छवि तो खराब नहीं है कि उस गांव के, उस मोहल्ले की, उस जगह की जो जनता है वो पहले ही से नकार दे कि ये पुलिस वाला इससे साथ तो और संबंध नहीं बनाने, क्योंकि ये पहले से ही खुद ही व्यक्ति जो है वो क्या है कि इसने पाप किए हैं, इसने अपराध किए हुए। तो ऐसा नहीं, उसकी जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उसकी भी हमें जांच करनी है और इससे हम ये कार्यक्रम को बनाएंगे। और वही बात हो रही कि ये जो पुलिसिंग है एक दर्शन पे काम कर रहा है, एक व्यवहार पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसे सामुदायिक जो दर्शन एक कार्यक्रम है, ठीक है, उसमें लोगों को जो मानना है, लोगों को जो इकट्ठा करना है या लोगों का जो एकीकरण करना है पुलिस के साथ में, वो एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसे इस तरह से, इस व्यवस्थित तरीके से करना होगा कि उन्हें समझाना होगा कि भाई साहब ये जो है ना एक कार्यक्रम मात्र है, ठीक है, ये केवल कार्यक्रम है, आपको नौकरी पे नहीं रखा है, आपको पावर नहीं दिए गए, आपको बस सहायता करनी है हमारी कि अपराध को हम किस तरह से रोकें या अपराध को होने के पूर्व रोकें, या अपराधी अगर कहीं छुपे हैं तो उनकी सूचना आप हमें दे दो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आगे की राह देखें। इसके बाद हम देखें कि सामुदायिक पुलिसिंग और सामुदायिक आधिकारिक कार्मिकों के बीच में बड़ी बात या बड़ी बाधा जो है वो है विचार का परिवर्तन। कोई भी अच्छे काम को, कोई भी अच्छी बातों को व्यक्ति इतनी आसानी से अपने जीवन में अंगीकृत नहीं कर लेता है, उसका अंगीकार करने में उसे बहुत समस्या होती है, और बुरी चीज होती है तो फट से चीजों को, क्या बुरी चीज की आदत नहीं डालनी पड़ती, अपने आप पड़ जाती है। अच्छी चीजों के लिए मेहनत करना पड़ता है, और अच्छे विचारों के साथ भी वही है कि जो अच्छी योजनाएं आती हैं, अच्छी जो अवधारणाएं आती हैं ना, उनको लाने में, उनको लागू करने में, उनके क्रियान्वयन में बहुत समस्या आती है। तो हमें यही करना है कि भैया जो अवधारणा है ना नागरिकों के और पुलिसों के बीच में, इसको बदलने के लिए, इसकी बेहतरी के लिए बहुत काम करना है। इससे क्या होगा कि जो पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था है, जो उम्मीद कार्यक्रम है, उसके सफल होने का जो प्रतिशत है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमने लाभ भी देख लिए, हमने चुनौतियां भी देख ली, और आगे की राह में हमने देख लिया कि किस तरह से और इन चीज़ों को अच्छा करना होगा, ठीक है। तो ये था भाई साहब हमारा पहला टॉपिक। इसके बाद हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक की, यानी कि संवाद कार्यक्रम की, ठीक है। ये जो संवाद कार्यक्रम है, ठीक है, इसे ऐसे लिखते हैं SAMVAT, संवाद, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, किसके द्वारा चालू किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया। ये संवाद कार्यक्रम का दूसरा चरण है, और इस दूसरे चरण की जो शुरुआत की घोषणा की गई है वो पहले एक चरण के 1 वर्ष के पूरा होने पर, यानी कि संवाद कार्यक्रम जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लाया गया था, उसका 1 वर्ष पूरा होने के बाद ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संवाद के दूसरे चरण की शुरुआत की। ये जो है ना, इसका उद्देश्य जो है वो बहुत शुद्ध और बहुत अच्छा है, यानी कि ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की बात करता है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच बनाना उन बच्चों की जो किसी शिकार से ग्रसित हुए या किसी दंगे ग्रसित क्षेत्र से थे, जिनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, या तनाव में है वो किसी घटना की वजह से, कोई भयंकर घटना घट गई, उनके यहाँ पे त्रासदी आ गई, या अनाथ हो गए बच्चे। हम कोरोना की बात कर लें, कोरोना के समय कितने माता पिताओं का देहांत हो गया, महामारी की चपेट में वो मर गए, उनके बच्चे जो अनाथ हो गए, उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है ना वो बिगड़ गया, मानसिक संतुलन जो है वो उन्होंने खो दिया। अपने सामने अपने माता पिता की है मृत्यु होते देखी, छोटे छोटे बच्चे या वयस्क या किशोरों पर बहुत बुरा असर हुआ इस चीज़ का। तो उसी असर को कम करने के लिए और उनको मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, एक अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए संवाद कार्यक्रम का दूसरा जो चरण है उसकी शुरुआत की गई। ऐसे ही एक चरण की हम बात करें, जैसे जो अनाथ हुए बच्चे या जिनको बहुत आवश्यक है, जिनको सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा की बात करें, या
पैसों की बात करें आर्थिक सहायता की, तो इसके लिए हमने देखा था कि प्रधानमंत्री चिल्ड्रन केयर फॉर योजना की शुरुआत भी की गई थी। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग प्रकार की योजनाएं भी संचालित की थी ऐसे बच्चों के लिए। लेकिन इन बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो है व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य होना। क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य तो हर कोई हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, तो वो खली के जैसा शरीर बना के भी घूमता फिरता रहे ना, वो व्यक्ति एकदम नीरस है, वो व्यक्ति कोई काम का नहीं है। और एक स्वस्थ मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति अगर उसका शरीर किसी भी प्रकार का है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है ना, वो अच्छा काम करता है। और इसी के लिए ये जो प्रोग्राम है वो लेके आया गया। इसमें क्या होगा कि हम 12 की जो कमजोर परिस्थिति के जो बच्चे हैं उनके लिए उनके समर्थन की बात है, उनको जो भी वस्तुओं की आवश्यकता है या जिस प्रकार की उनको कानूनी सहायता की जरूरत है वो प्रदान की जाएगी, उनको समर्थन दिया जाएगा, सहायता प्रदान की जाएगी जानकारियों के रूप में, आर्थिक रूप के, वित्त के रूप में, या शिक्षा के संबंध के क्षेत्र में, इस प्रकार की। ठीक है, उनके मानसिक स्वास्थ्य की बात होगी, मानसिक स्वास्थ्य उपायों की बात होगी। और इन सबसे जुड़े हुए संकटों के ऊपर, इन संकटों से दूर ले जाने के लिए ये कार्यक्रम लाया गया जिसे संवाद कहा जाता है। ठीक है, पूरी तरह से ये किस पर आधारित है, बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाओं से, बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर यह कार्यक्रम आधारित है। ठीक है, इसका जो वित्त पोषण है ना, इसके ऊपर, इस कार्यक्रम के ऊपर जितना भी पैसा खर्च किया जाना है वो कौन करेगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पहले चरण का भी इन्होंने किया, दूसरे चरण का भी यही करेंगे। ठीक है, किसने, तो ये बात आपको याद रख लेनी है कि इसमें जो वित्त का पोषण होगा वो महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कार्यान्वयन निकाय क्या है, ठीक है, इसका जो काम करेगा कौन करेगा, दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो जेल में बंद रहते कैदी हैं उनके लिए और वहाँ के जो स्टाफ था, जो पुलिस वाले या डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा, निमहांस जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है। तो जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान था, इसने एक पूरी गाइडलाइन जारी की थी जेल में बंद रहने वाले कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। हमने किया ये पिछली क्लास में। ठीक है, तो आप वहां जाके पूरा वीडियो देखना इस टॉपिक के अंतर्गत, तो काफी चीजें उसमें जुड़ी हुई थी। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य की हम जब बात कर रहे थे, तो यहां पर भी ये जो कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है वो निमहांस को बनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो है इस कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन एजेंसी है उसके रूप में काम करेगा। वित्त का पोषण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करेगा, योजना भी उन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा है कार्यक्रम, लेकिन क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कौन होगा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। ठीक है, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें यही कहा गया कि ये राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन है, किसके लिए, कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा, उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक देखभाल के लिए, बच्चों के मनोसामाजिक देखभाल का कार्य करेगा ये। ठीक है, संवाद कार्यक्रम उनकी मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाएगा, इसी के उद्देश्य के तहत ये कार्यक्रम को लागू किया गया। ठीक है, बचपन के आघात, कानूनों के उल्लंघन में बच्चों के लिए हस्तक्षेप, बच्चे और किशोर मनोरोग में फॉरेंसिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। इसमें उद्देश्य के तहत क्या किया गया है कि एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया गया है जिसमें किसी विशेष परिस्थितियों में कोई ऐसा मानसिक आघात झेला है बच्चे ने, उसका शारीरिक शोषण कर लिया गया घर परिवार के या रिश्तेदारों के साथ में, या उस बच्चे को अनाथ आश्रम से कोई गोद लेके गया और वहां पर उसको प्रताड़ित किया और उसने वो सब जो देखा अपनी आंखों से, उसके कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ठीक है, या वो अनाथ था, धीरे धीरे समाज के साथ में या आपराधिक तत्वों के साथ में लिप्त होने के बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। तो इन सब से चीजों को दूर करने के लिए बच्चों या किशोरों की बात की जाए तो एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो राज्यों के अंतर्गत स्कूलों में या अन्य जो बाल संरक्षण केंद्र होते हैं उनके माध्यम से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करेगा। ठीक है, गोद लेने के संदर्भ में भी एक विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता सुरक्षा की देखभाल करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, कि जो बच्चों को गोद ले जाते हैं, गोद लिए बच्चे हैं, अब उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। ठीक है, तो उनके लिए भी एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए कि अगर उनको जरूरत है किसी प्रकार की सहायता की, किसी प्रकार के समर्थन की या उनकी मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, तो उनको जोड़ेगा ये कार्यक्रम और उनको अच्छी मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। तो ये इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। ठीक है, अब इसमें क्या और होगा,
या किस उद्देश्य के लिए? जिस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, वो जगह जगह पे राष्ट्रीय बाल सुरक्षा गृह बनाता है, बाल संरक्षण केंद्र बनाता है। इन केंद्रों के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करें तो बाल संरक्षण कार्यकर्ताओं की हम बात कर रहे हैं, जो स्वयंसेवक होते हैं, जो इस प्रकार के कामों में लिप्त होते हैं। टेली परामर्शदाता, जो फोन पे बच्चों की मानसिक स्थिति को समझते हैं, उन्हें तनाव से बाहर लाने के लिए उनसे बातें करते हैं, उनकी स्थिति को समझते हैं, मानसिक स्थिति को साथ में संवाद करके उन्हें उस चीज से दूर ले जाने का काम करते हैं। तो ऐसे टेली परामर्शदाता। शिक्षक, जो बच्चों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और उनकी धीरे धीरे उनकी नींव मजबूत करते हैं, अच्छे विचारों को प्रदान करते हैं, ठीक है। उनके अंदर बहुत सारी जो कमियां रहती हैं उनको दूर करके और नई नई चीज़ें, स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं उनका साथ। तो ऐसे शिक्षक। कानूनी पेशेवर, जो इस तरह के जो बच्चे हैं उनके साथ खड़े रहते हैं या बच्चों से संबंधित मामलों में जो कानूनी पेशेवर होते हैं, ऐसे कुल मिलाकर 1 लाख लोग, यानी कि 1 लाख हितधारकों को प्रशिक्षित कर संकटग्रस्त जो बच्चे हैं ना, उनके लिए एक ऐसा तंत्र तैयार कर देना है संवाद के माध्यम से कि बच्चों के मानसिक स्थिति के साथ में उनके लिए जो आवश्यक संसाधन है उनकी भी पूर्ति हो जाए। यानी कि शिक्षकों को भी प्रशिक्षित कर दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में वो बच्चों के साथ अच्छे से बात कर सकें। उन कानूनी पेशेवरों को, वकीलों को या जो अन्य व्यक्ति जो उनकी सहायता करते हैं, उनके एडवाइजरी कमेटी के साथ में रहते हैं, उनको भी बच्चों से जुड़ी हुई स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में समझाया जाएगा। उनकी मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए जो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये इस पूरे के पूरे जो हमारे संवाद कार्यक्रम है उसके उद्देश्य हैं भाई, ठीक है। तो समझ गए ना। अब इसमें एक चीज़ ये है कि कोई भी कार्यक्रम है, ठीक है, उसके लिए जो एक डाटा या आंकड़े जुटाए जाते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा बच्चा कहाँ किस बीमारी से ग्रसित है, या कौन सा बच्चा जो अनाथ है जिसको अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है, या अन्य कोई बच्चा जिन्हें घर परिवार वाले प्रताड़ित कर रहे हैं या समाज के सामने वो प्रताड़ित हो रहा है तो उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इन सब की जानकारी जुटाने के लिए ये चीज़ें देखी जाती है कि स्थानीय निकायों के साथ में इस कार्यक्रम का एकीकरण बहुत जरूरी है। यानी कि जो संवाद कार्यक्रम है ना, वो पंचायती राज प्रणाली के साथ साथ बाल संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करने तथा जो जरूरतमंद हैं उन तक जागरूकता पैदा करने के लिए जमीनी स्तर पर जाने की बात करता है। यानी कि ग्राम पंचायतों की बात करें या नगर पालिका नगर निगमों की बात करें, इसके साथ में ये क्या करेगा कि जो आकांक्षी जिले हैं देश भर के, जहां पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहां से लोगों की आवाज़ निकल के आई है कि हमारे यहाँ पर जो बाल संरक्षण का कार्यक्रम है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर इस तरह के बच्चे हैं जिनको सरकार के द्वारा सुविधाओं की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उन आकांक्षी जिलों में सबसे पहले इस कार्यक्रम को लागू करेंगे, जो स्थानीय निकायों के साथ मिलकर उनकी सहभागिता के साथ आगे बढ़ेगा। जब हमें इस तरह की सूचनाएं मिल जाएंगी लोगों के द्वारा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको उनकी मानसिक स्वास्थ्य की सुविधाओं की ज़रूरत है, तो अच्छे से बेहतर तरीके से काम हो सकेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य की, जिस पे हम इतनी देर से चर्चा किए जा रहे हैं कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य की एक सार्वभौमिक अगर परिभाषा की हम बात करें तो WHO कहता है इस बात को कि मानसिक स्वास्थ्य का आशय कल्याण की एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति जो है ना अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, उसे पता होता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से कोई भी काम कर सकता हूं, ठीक है। उसे अपनी क्षमताओं का एहसास होता है, पूरी तरह से जानता है कि वो क्या कर सकता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, छोटी मोटी जो बातें आती हैं उनसे डरता नहीं है वो आदमी, उनका भी डट के सामना करता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं किसी छोटी प्रीलिम्स परीक्षा में फेल हो गए, तनाव में आ गए। छोटे से बच्चे 10th क्लास का एक पेपर रुक गया, फांसी लगा लिए। या कोई दूसरा बच्चा जो है बोलेंगे ठीक है पेपर ही तो था, हो गए फेल तो हो गए, अगले साल फिर दे लेंगे। उसने जो सामान्य तनाव उनसे भी बढ़ गया और उन तनावों के साथ भी वो व्यक्ति खुशी है। तो इसका मतलब ये कि मानसिक जो स्तर है उसका मजबूत है और वो मानसिक रूप से खुशी है। यही बात कर रहा है कि जीवन के सामान्य तनावों का भी वो सामना कर सकता है, उसके साथ ही उत्पादक रूप से काम कर सकता है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मैं किसी मानसिक तनाव से ग्रसित हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं खुशी खुशी पढ़ा रहा हूं और डट के चीजों का सामना कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, मेरी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है। मैं किसी से लड़के आया और आते से ही क्लास में आया और मैं खुश हो गया, तो मेरे को बच्चे मिल गए पढ़ाने के लिए, मैं खुश हो जाता हूं और मैं खुश हो गया, मेरी मानसिक स्थिति बेहतर हो गई।
तो ये मानसिक स्वास्थ्य कि व्यक्ति जो है वो कल्याण की ऐसी स्थिति में है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं का आभास करता है, साथ ही सामान्य तनावों का सामना करते हुए उत्पादक रूप से काम कर सकता है। काम करना महत्वपूर्ण है और अपने समुदाय के अपना जो समुदाय है उसके योगदान करने में वो सक्षम है, उसके लिए अन्य काम करने के लिए वो सक्षम है, और ऐसी स्थिति वाला है जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। अब समझ में आया? मानसिक स्वास्थ्य रूप की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई छोड़ के चली गई तुमको तो बस तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य खराब, उसी के तनाव में डूबे हो कि जिएंगे तो बस तुम्हारे साथ, मरेंगे तुम्हारे साथ। कोई परीक्षा में फेल हो गया, उनको लगा जीवन ही समाप्त हो गया, एक ही पेपर होता है, वही हमारा जीवन था, आयोग ने फेल कर दिया, अब हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, कोई चारा नहीं। फोन नहीं दिलाया घर वालों ने, मर लिए, तनाव में ही जिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है ना वो मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। तो अपने को ऐसा नहीं करना, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही मानसिक स्वास्थ्य भी जो है वो जीवन के प्रत्येक चरण में, ठीक है, बचपन की बात करें या किशोरावस्था की या अभी की बात करें, बड़े लोगों की, वृद्ध लोगों की, बहुत महत्वपूर्ण कारक है जीवन को खुशहाल बनाने के लिए या जीवन की जितनी क्षमताएं हैं उनका दोहन करने के लिए। मैं वही कह रहा हूं कि मानसिक स्तर पर स्वस्थ व्यक्ति ही सबसे सफल स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। और धीरे धीरे जो ये बात निकल के आ रही है ना कि पूरे भारत में देखा जा रहा है कि मानसिक स्तर पर लोग ना बहुत तनावग्रसित हैं। बहुत सारे मानसिक रोगों से जो व्यक्ति है वो पीड़ित है, बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों की, सबकी बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात कर रहे हैं, सभी प्रकार की, ठीक है। और ये एक रिपोर्ट में देखा भी गया है, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य की। अगर हम भारतीय परिदृश्य में बात करें, ठीक है, कि भारतीय परिदृश्य में जो है मानसिक स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, तो डर जाएंगे हम, है ना। जो है द लेसेंट साइकियाट्री ने एक रिपोर्ट जारी की फरवरी 2020 में, और इस रिपोर्ट ने यह कहा कि 2017 तक भारत में देखो 197.3 मिलियन लोग, भारत के अंदर 197.3 मिलियन जो लोग हैं वो मानसिक विकारों से ग्रसित हैं। कितनी बड़ी आबादी जो है भारत की वो मानसिक रोगों से ग्रसित है, ठीक है। ये रिपोर्ट कह रही है द लेसेंट साइकियाट्री द्वारा जो 2020 में रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। आंकड़े 2017 के, 17 के बाद से तो कितना सूचना तंत्र और मजबूत हुआ, कितनी सारी और भौतिक मनोरंजन के साधन आए, ठीक है, और उसके लोगों को नहीं मिला तो उनने हीन भावना की बात आई। पिछले 2 वर्षों से लोग आर्थिक स्तर से बहुत टूट गए, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या होगी, ठीक है। नौकरी चली गई, लोगों का घर चला गया, लोगों के परिवारजनों को खो दिया लोगों ने, अपने चहेतों को, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी इस बात का असर पड़ा। तो ये स्थिति निकल के आई, ठीक है। शीर्ष मानसिक रोगों की बात करें जो सबसे ज्यादा है, इनमें क्या अवसाद ग्रसित विकारों की बात करें, जिनमें व्यक्ति पूरी तरह से एकदम शून्य हो जाता है, ठीक है, कोई चीज के उसके साथ छूट गई है या अन्य किसी बात से वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रसित है तो वो अवसाद की स्थिति में आता है, उसके अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति वाले लोग हैं 45.7 मिलियन लोग, ठीक है। और चिंता एवं तनाव संबंधी विकार, चिंता करते हो ना, है ना, और चिंता ही चिता समान होती है कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चिंता से चिंता तता वाला नहीं सोचना तुम लोग, ठीक है। तो तनाव संबंधी जो विकार है 44.9 मिलियन लोग जो हैं वो उस तरह के रोगों से ग्रसित हैं। इस व्यक्ति इसमें शामिल हैं वो लोग, ठीक है। तो ये 2 आंकड़े, जो अवसाद ग्रसित विकार हैं उनमें 45.7 बिलियन प्रतिशत, और जो तनाव संबंधी विकार है उसमें 44.9 बिलियन लोग शामिल हैं। बड़ा आंकड़ा है, मानसिक रोगों से ग्रसित व्यक्तियों का एक बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। कुल बीमारियों में अगर मानसिक विकारों की अगर हिस्सेदारी की बात करें, जिससे विकलांगता समायोजित जीवन वर्षों की बात होती है कि कितने वर्ष व्यक्ति ने उन मानसिक रोगों के साथ में बिता दिए, ठीक है, मानसिक तनाव के साथ में या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अनेक जो बीमारियां हैं उनके साथ में उन्होंने जो जीवन थे ना, समायोजित जीवन वर्ष गुजार दिए। तो ये स्थिति अगर आधार वर्ष 1990 की माने तो 2.5% थी, 2.5% थी 1990 में, ठीक है। वर्ष 2017 के जो लेसेंट साइकियाट्री के आंकड़े आए चौंकाने वाले, ये बढ़ के 4.7 हो गई, मतलब 4.7% जो है वो प्रतिशत बढ़ चुकी है, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मानसिक रोगों से ग्रसित है। अब मानसिक रोगों से ग्रसित हैं तो कई प्रकार के मानसिक रोग हैं जिस तरह की हमने चर्चा कर दी। अब सरकार ने इन रोगों से दूर करने के लिए अपनी जनता को, अपनी प्रजा को बहुत काम किए, बहुत सारे कार्यक्रम लेके आई,
सरकार, लेकिन व्यक्ति जो है ना वो स्वयं से भी इस तरह के रोगों से दूर हो सकता है। एक लंबे समय तक अगर वो मानसिक रोगों से या तनाव में या चिंताग्रसित रहता है ना, तो वो धीरे धीरे एकदम कमजोर होता जाता है। ठीक है, अगर उसका मन अच्छा नहीं होगा, मन प्रसन्न नहीं होगा, तो उसकी जो उत्पादकता है, जो काम करने की क्षमता है, वो भी कम होगी। काम करने की क्षमता कम होगी तो रोजगार के अवसर कम होंगे, रोजगार के अवसर कम होंगे तो धीरे धीरे गरीबी आएगी, गरीबी आएगी तो भुखमरी आएगी। मतलब एक साइकिल जो है, एक जो चक्र है ना पूरा, वो चलने लगेगा। ठीक है, सरकारों के द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करते हैं। ये कार्यक्रम लेके आए कि जो मानसिक विकारों के भारी बोझ थे, ठीक है, या जो योग्य पेशेवर थे, उनके कमियों को दूर करने के लिए, इस प्रकार के डॉक्टर या काउंसलर की जो कमी है उसको दूर करने के लिए 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। लोगों को सहायता दी जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, या जो इस प्रकार के दवाइयाँ होती हैं, अनुसंधान के काम होते हैं, वो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किए जाते हैं। वर्ष 2017 में सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 पारित किया। ठीक है, 2017 वाला जो कानून है सरकार के द्वारा पारित कर लिया गया भैया। और इस कानून के तहत क्या किया गया, ये जो कानून है ना, जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम कार्यक्रम जो बनाया गया, अधिनियम लाया गया, ये वर्ष 2018 में लागू हुआ। ठीक है, और इस 2018 में ये जब लागू हुआ तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार तक जो लोगों की पहुंच थी, या इसकी गारंटी देने के लिए कि राज्य सरकारें जो है ना व्यक्ति के मानसिक रोगों से प्रभावित जो व्यक्ति है उसकी मानसिक स्वास्थ्य की गारंटी लेगी, उसको बेहतर करेगी। साथ ही इसमें क्या हुआ कि जो आईपीसी की धारा 309 जो आत्महत्या का प्रयास था, जो दंडनीय था, उसको एक अपवाद के रूप में रख दिया कि अगर मानसिक रोग से कोई पीड़ित व्यक्ति है और वो आत्महत्या का प्रयास करता है, अपनी जान को जोखिम में डालता है, तो उसको दंडनीय अपराध के तहत नहीं माना जाएगा, अपवाद के रूप में रख लिया। तो उसको कमजोर कर दिया इसने कि भाई हम देखेंगे पहले कि कोई व्यक्ति इतनी बुरी तरीके से मानसिक रोग से प्रताड़ित हो गया था कि वो आत्महत्या करने लगा, या उसने आत्महत्या करने का जो प्रयास है ना वो अपने रोग के कारण लिया। ठीक है, जिसमें उसे समझ ही नहीं थी कि वो कर क्या रहा है, अपने प्राण किस तरह से खो रहा है, तो इसको कमजोर कर दिया। यानी कि अपवाद के रूप में ही इसको दंडनीय माना है, अपवाद कि भाई साहब ये व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से ग्रसित था, इसलिए इसने आत्महत्या का प्रयास किया। मर गया तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है। ठीक है, आपने छत से कूदे, नीचे गिर गए तो मर ही जाना है आपको। ठीक है, अगर बच गए तो फिर आपको आत्महत्या का केस लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बचाने की बात की। साथ ही जो विकलांग व्यक्तियों का जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ का फ्रेमवर्क था, जो कार्यक्रम था, अभी समय की घोषणा की गई थी कि उनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित किया जाएगा, उसी के तहत ये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 लाया गया था सरकार का। ठीक है, इसके अलावा भी सरकार की जो अन्य पहलों में हम देखते हैं तो एक किरण का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, अंधेरा दूर करने को काफी है सूर्य की एक किरण, तो किरण ने भी वैसे ही काम किया। ये जो था वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था कि उन व्यक्तियों को जो चिंता, तनाव या अवसाद या आत्महत्या के विचार से ग्रसित हैं, ऐसे मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का समाधान करने के लिए 24 घंटे 7 दिन एक टोल फ्री नंबर के रूप में किरण पोर्टल की शुरुआत की गई थी, या किरण टेलीफोनिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई कि लोग फोन करें बढ़िया और वहां पे जाएं और बताएं कि भाई साहब हम जो है ना बहुत परेशान हो गए हैं, हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनकी काउंसलिंग की जाती थी, उनको टिप्स दिए जाते थे कि ऐसा नहीं, ऐसा करिए, ये अच्छा हो सकता है, और भी सारे अवसर हैं आपके सामने खुले हुए। तो इस प्रकार से किरण जो टेलीफोनिक पोर्टल था उसकी शुरुआत की गई थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। साथ ही इसके साथ ही हम एक चीज और पाते हैं, मनोदर्पण पहल। ठीक है, मनोदर्पण जो पहल है वो आत्मनिर्भर भारत के तहत लाई गई थी, और इसके तहत किसने लाया था इसको, तो इसको लाने वाला था शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, पिछले विगत 2 वर्षों में हमने देखा कि कोविड महामारी के दौरान जिन बच्चों को शिक्षा से दूर हो गए, पढ़ने में बहुत समस्या आ रही थी, उनके अभिभावकों की बात करें, पालकों की, जो बच्चों से परेशान हो गए थे घर में ही रहते रहते, या उन शिक्षकों की बात करें, तो शिक्षक, पेरेंट्स और बच्चे, इन तीनों की मानसिक स्थिति का परिवर्तन जब हुआ तो इनको बेहतर सहायता या सलाह देने के लिए लेके आए थे मनोदर्पण पहल। ठीक है, तो कोविड-19 के दौरान छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए, मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई थी। तो ये सरकार के द्वारा उठाए कदम थे, और इससे भी ये अंतर तो पड़ता है। ठीक है, कोई भी चीज शुरू होती है ना तो
उससे क्या होता है कि नतीजा कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहता है। ठीक है, तो हमने बात की, ठीक है, संवाद कार्यक्रम की, उसमें हमने जाना कि क्या है संवाद कार्यक्रम, साथ ही किस चीज़ के लिए ये लेके आया गया। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं अपने अगले टॉपिक की। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, भारत का जल संकट और महिलाएं। ठीक है, फोटो में देखो भाई, पनघट जा रही हैं भरने के लिए हमारी माताएं बहनें। ठीक है, और बड़ी समस्या है, बड़ी विकट समस्या है पूरे भारत के अंदर कि पानी लेने जाना है ना तो पुरुष नहीं जाएगा, महिलाओं को भेजा जाएगा। अब धीरे धीरे जल संकट खड़ा हो गया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जल संकट हो गया है, अब जल संकट से ऐसे क्या, पीने के पानी से या सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, और पूरी तरह से बिगड़ते जल संकट का सबसे बड़ा सामना करना पड़ता है हमारी माताओं बहनों को। ठीक है, क्योंकि पानी जो है ना, वो कहते हैं ना जल ही जीवन है, सच में, और जीवन जीने के लिए जल बहुत आवश्यक है। भारत में धीरे धीरे ये जो संकट है वो गहराता जा रहा है। यदि 2050 तक की बात करें, अगर इसके भविष्य की संभावना की बात करें, तो पानी की कमी जैसे बनती रही ना, तो 2050 आते आते तक जब कुल जनसंख्या 1.6 बिलियन तक बढ़ जाएगी, तब ये संकट बहुत गहरा जाएगा और लोग हो सकता है कि पानी के लिए एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दें। ठीक है, इतनी बुरी स्थिति में जल संकट हो सकता है। क्यों आ रहा है ये जल संकट, एक नजर यदि हम इस पर डालें कि जल संकट जो है ना कैसे है, किस प्रकार से हम कह रहे हैं कि भारत में जल संकट है। भारत जो है वो दुनिया की आबादी का 16% हिस्सा रखता है, 16% हिस्सा रखता है दुनिया की आबादी का। लेकिन जब जल की हम बात करते हैं, ठीक है, जल की, तो केवल 4% हिस्सा ही है भारत के पास में। ठीक है, वो भी पानी पीने वाला, फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, शुद्ध जल की, ताजे पानी की बात कर रहे हैं। 4% हिस्सा ही है भारत में। आबादी कितनी, 16%। जल संकट तो गहरा रहेगा। किसी को आधा लीटर पानी चाहिए था, जनसंख्या बढ़ गई, अब तो उसको 1 कप ही पानी मिलेगा। ठीक है, 1 पाव भी नहीं मिल रहा उसको, पूरा बटेगा उसका पानी। तो ये समस्या, केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़े जो आए, उन आंकड़ों में 2017 का जो एक आंकड़ा था उसमें कहा गया कि भारत में 700 में से 256 जिलों में, भारत में जो 700 जिले हैं उनमें से 256 जिलों में भूजल स्तर के गंभीर और अत्यधिक दोहन की सूचना है। यानी कि इनका जो जमीनी जल स्तर है वो नीचे चला गया, या जहां पर जल था उसका अति दोहन कर लिया गया। लोगों ने नलकूप बना लिए, घरों में ट्यूबवेल बना लिए हैं, बोरवेल से पानी निकाल निकाल के इतना दोहन कर लिया है कि वो जो जल था बहुत नीचे चला गया है, और नीचे चले जाने के साथ धीरे धीरे जल संकट गहरा रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति निकली। भारत के 3/4 ग्रामीण परिवारों की अगर हम बात करें तो पाइप के पीने योग्य पानी तक पहुंच नहीं है। हालांकि जल शक्ति मिशन या नल जल योजनाओं के माध्यम से गांव गांव में पानी की टंकियां बना दी गई, बोरवेल बना दिए, उसके बावजूद भी भारत के अंदर 3/4 जो ग्रामीण परिवार है ना, वो अभी भी उनके घर में जो पानी, शुद्ध पानी पीने का है, उसकी पहुंच उन तक नहीं है, और वो लोग असुरक्षित स्रोतों पर उनको निर्भर रहना पड़ता है। वो कहीं कोई बावड़ी से पानी भर के ला रहे हैं, कहीं कोई तालाब किनारे से कोई नदी है तो वहां से पानी लेके आ रहे हैं, उनके घर तक जो पानी का, शुद्ध पानी का पाइप है वो अभी तक नहीं पहुंचा है, सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी। तो ये एक रिपोर्ट का आंकड़ा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल दोहन करने वाला देश बन गया है। ठीक है, अब हमारे यहाँ सिंचाई, खेती भी बहुत जोर शोर से होने लगी। कृषि प्रधान देश है, तो सिंचाई के लिए क्या, अब सब दूर तो नहरें बनाई नहीं जा सकती, सभी दूर नदियाँ या तालाब नहीं है, तो वही कि हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, ट्यूबवेल्स बनाते हैं, नलकूपों का जो खनन है वो होता है, और उसके माध्यम से हम भूजल को निकाल लेते हैं। ठीक है, और हम बात करें अगर आंकड़ों की, तो कुल जल का 25% हिस्सा है, समझ रहे हो, 25% जो हिस्सा है उसमें भूजल का जो हम है उपयोग कर लेते हैं। हमारे लगभग 70% जल स्रोत जो है वो दूषित हैं। ठीक है, ये भी चौंकाने वाली, क्यों ना होंगे, हम वाहन भी धोने अपनी नदियों में जाते हैं, ट्रैक्टर, ट्राली, गाड़ियां, सब हम नलकूपों में, तालाबों में धो के आते हैं, नहाने जाते हैं तो शैम्पू का प्रयोग करके आते हैं। हमारी जितने कारखाने हैं सबका वेस्ट जो कचरा है वो हमारे नदियों में या तालाबों में छोड़ दिया जाता है, बिना उनको सुरक्षित किए, बिना उनको उपचार किए, बिना ट्रीटमेंट किए, पूरा का पूरा सड़ा गला पानी जो है वो नदियों में बहा दिया जाता है। तो हो गई, तो हमारा 70% जल जो है वो लगभग दूषित है, और हमारी प्रमुख नदियों में जो है प्रदूषण का कारण जो है वो सूख रही है। ठीक है, हम देखते हैं ना, फेन
है ना, सफ़ेद सफ़ेद जो फॉग की स्थिति होती है ना, वो निकलता है नदियों में। अभी पिछले वर्ष की बात है कि बेंगलोर में देखा था कि जो बेंगलोर की झीलें थी ना, उनका पूरा का पूरा झाग शहर में उड़ रहा था, क्योंकि प्रदूषित हो चुकी हैं, पानी नहीं बचा है और झाग बन रहा है प्रदूषण के कारण, रासायनिक केमिकलों के रसायनों के कारण, तो वो शहर में उड़ रहा है, तो वो प्रदूषण के कारण और जो जनता है वो परेशान है। ठीक है, अगर जल का संकटों के कारण की पीछे की चर्चा करें कि जल संकट जो है उनके कारण क्या है, तो भाई चाहे जल संकट क्या है, सबसे बड़ा कारण तो जनसंख्या की वृद्धि। हम तो बस बढ़े जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो जनसंख्या बढ़ना भी एक जो है वो इसका एक कारण है जनसंख्या का। ठीक है, कि पहले मान के चलो किसी स्थान पर 10 लोग रहते थे तो 10 लीटर पानी था, उनके पीने की व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ गई, 100 लोग हो गए, तो अब वो 10 ही लीटर पानी था वहां पर तो भैया कमेगी। ठीक है, तो वो ये जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो प्रति व्यक्ति है ना, उसकी प्रति व्यक्ति की पानी की जो मात्रा है वो अपर्याप्त होती जा रही। आंकड़ों में बात करें तो भारत में उपयोग करने योग्य पानी की कुल मात्रा जो है वो 100 से 1200 बिलियन 700 से 1200 बिलियन क्यूबिक मीटर के बीच है। ठीक है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति जो है वो 700 से 1200 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी। ठीक है, ये अनुमान है। एक देश को अगर जल ग्रसित या तनाव ग्रसित या जल संकट के आधार पर कब मानते हैं, जब उसके पास प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल की मात्रा 1700 क्यूबिक मीटर से कम है। तो ये तो 700 से 1200 मिलियन, और हमारा वो कह रहा है 1700 से अगर कम होती है, ठीक है, तब उसे जल संकट का ग्रसित क्षेत्र मान लेते हैं। तो हमारा भारत तो 700 से 1200 मिलियन प्रति क्यूबिक मीटर जो है पानी की व्यवस्था करता है, तो वो तो इस श्रेणी में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो जल संकट का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो एक कारण ये हुआ कि जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद अगले कारण पे चलते हैं। ठीक है, अगला कारण क्या है, तो अगला कारण है खराब पानी की गुणवत्ता। ठीक है, खराब पानी कहाँ है, हमारे पास जितनी नदियां हैं, जितनी झीलें हैं या जो तालाब हैं, उन सबको हमने प्रदूषित कर दिया। यानी कि अधिकांश जो नदियां हैं उनका पानी पीने के लायक नहीं है। ठीक है, पीने का छोड़ो, नहाने के लायक भी नहीं। एक मूवी देखी होगी, वो छोटी गंगा बोल के नाले में नहला दिया। ठीक है, रन मूवी थी शायद, तो उसमें इसी तरह की चीज़ें बताएंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी प्रदूषित हो गई हैं। पानी की खराब जो गुणवत्ता है वो शहरी जल उपचार सुविधाओं में अपर्याप्त और विलंबित निवेश का परिणाम है। हमारी सरकारें, हमारे स्थानीय निकायों की बॉडी जो हैं, क्रियान्वयन एजेंसियां हैं, वो ढंग से काम नहीं कर रही, या उनके द्वारा जो पैसा खर्च किया जाना था कि जो पानी या खराब पानी आता, दूषित पानी आता, पूरे ड्रेनेज का पानी अगर नदियों में तालाबों में मिल रहा तो उसको उपचार कर दिया जाए। उसको उपचार करके जो उसका कबाड़ा है या जो बेकार चीज़ें हैं उसको अलग करके केवल शुद्ध जल को जाने दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की कई तकनीकों का अभाव है, उन तकनीकों पे किए जाने वाले पैसे का, निवेश का अभाव है। इस कारण से पानी की जो गुणवत्ता है वो घटती जा रही है। औद्योगिक अपशिष्ट जो मानक हैं उनको लागू नहीं किया जाता, ये बहुत बड़ी समस्या है। यमुना और गंगा नदी के साथ में या नर्मदा की बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि जितनी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उन औद्योगिक इकाइयों में जो नियम लागू किए गए थे अपशिष्ट पदार्थों के उपचार के साथ उनका निस्तारण के, उनको लागू नहीं किया जाता, मान्य नहीं किए जाते। इसी आधार पर जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं वो धीरे धीरे जो है पूरी तरह से दूषित होते जा रहे हैं। ठीक है, घटती भूजल आपूर्ति। एक समय के साथ साथ जब लगातार किसी चीज का दोहन किया जाता है तो अति दोहन के बाद वो चीज समाप्त हो जाती है। अब पूरे भारत के क्षेत्र में नहरों का जाल नहीं बिछाया जा सकता, पूरे भारत में जो है नदियां नहीं है, तालाब नहीं है, तो वहां पर सिंचाई के साधनों के रूप में हम देखते हैं कि नलकूप, ट्यूबवेलों का प्रयोग किया जाता है। पानी पीने का नहीं है तो घर में मशीन 50-60 हज़ार रुपये खर्च किया और नलकूप करा लिया। कॉलोनियों में हर 1-2 घर में जो है वो ट्यूबवेल करा लिए जाते हैं। तो नीचे से जब पानी निकलता जाता है धीरे धीरे लगातार लंबे समय तक, तो नीचे मतलब भूजल जो है उसकी आपूर्ति हो जाती है। और हम देखते हैं किसानों द्वारा तो अति दोहन किया जा रहा है प्राकृतिक भूजल का। ठीक है, और इसकी आपूर्ति में धीरे धीरे बाधा आएगी। ठीक है, अब बहुत लंबे समय तक अगर बारिश नहीं हो रही, उस क्षेत्र में कोई बड़ी नदी नहीं बहती, तो जो भूजल स्तर है वो और नीचे चला जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ पर जल संकट के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टिकाऊ खपत की। अब टिकाऊ खपत से मतलब क्या है भैया,
ठीक है। टिकाऊ खपत का आशय ये है कि जब कुएं, तालाब और टैंक सूखने की स्थिति में पहुंच गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जितना भी संसाधन थे हमारे वो भूजल स्रोत थे, यानी कि हमने भूजल संसाधनों पर अति निर्भरता रखी, हम उन्हीं पर आश्रित हो गए, तो हमने कुएं, तालाब या जो टैंक बनाए थे छोटे छोटे, उन पर जो हमारी स्थिति थी उन पर ध्यान ही नहीं दिया। बिना सफाई के वो कई लंबे दिनों तक पड़े रहे और धीरे धीरे वो सूखते चले गए। हमने उन पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हमने तो अपने घर में नलकूप लगा लिया, ठीक है, हमें वो लगा सरल तरीका लगा, हमने नगर निगम की पाइपलाइन से पानी ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये करने की जरूरत क्यों आई? क्योंकि जो कुएं, जैसे ये कुआं देख लो कितना गहरा है और नीचे लोग सफाई करने गए, लेकिन कई वर्षों तक ऐसे कई प्राकृतिक कुएं जो प्राचीन थे उनकी साफ सफाई नहीं की जा रही। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो प्रदूषण है ना वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और वो जो पानी पहले पीने लायक था अब पीने लायक भी नहीं बचता है, ठीक है। तो एक ये है कि टिकाऊ जो खपत है वो भी बड़ा नुकसान करती है, और भारत में जो जल संकट है वो भी उसी के कारण बनता है। अब सबसे बड़ी समस्या और सबसे मेन और सबसे मुख्य विषय जिस पे हम चर्चा कर रहे थे कि जो महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव होता है, जल संकट का महिलाओं पर क्या प्रभाव। तो सबसे पहले महिलाओं की संवेदनशीलता की बात करें कि घर में जब भी पानी लाना होगा कौन लाएगा? पत्नी लेके आएगी, ठीक है। पिक्चरों की बात करें या नाटकों की बात करें, सब में इसी तरह का चित्रण किया गया कि पनघट पे गोरी भरने जाती है पानी, मतलब हर जगह जो है वो महिलाओं को बताया गया। और आप देख रहे हो कैसी महिलाएं कितनी दूर से जल लेके आ रही, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बुरी स्थिति है। 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक दूर लोगों को पानी भरने के लिए जाना होता है, और जाती कौन? महिलाएं। पानी भरने के लिए कौन जाता है? महिलाएं जाती हैं, ठीक है। अब शहरों में तो हम दे रहे हैं, शहरों में बहुत कम जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये स्थिति अभी भी बनी है कि पानी का जो असमान वितरण है उसके कारण महिलाओं को दूर दूर तक के इलाकों में पानी भरने के लिए जाना होता है, ठीक है। जिससे उनकी हम कहें मानसिक स्थिति तो ठीक है, वो गए दूसरे, पता चला दूसरे गांव गए तो रास्ते में लड़के छेड़ रहे हैं या अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, उसको भी उनको सहन करना है, ठीक है। या लड़ाई, लाइन में लग के पानी भरना पड़ रहा है तो वहां पर भी उनकी स्थिति, और जब इतनी दूर से पानी भर के लाएंगे, अपने सर पे गुंड लेके आएंगे बड़ी बड़ी पानी की, तो उनकी शारीरिक स्थिति भी तो कमजोर होगी, ठीक है। तो वो स्थिति आई। साथ में हम देखें स्वच्छता तक पहुंच जो है वो कम है। जो सुलभ शौचालयों की बात करें या घर में या शौचालय बनाने की बात की गई है, अब पानी तो है नहीं, शौचालय में तो पानी लगेगा, निस्तारण के लिए पानी लगेगा, और जब ये पानी नहीं है तो पानी लेने भी कौन जा रहा? महिला। तो इस वजह से क्या है, जो स्वच्छता का माहौल है उस तक भी जो महिलाओं की स्थिति जो है वहां तक कम पहुंच रही है। और जल भरने के यानी कि पानी के लाने के वाहक के रूप में जो है वो इस समाज के द्वारा महिलाओं को बाधित किया जाता है, या उनको अनिवार्य बना दिया जाता है कि पानी तो तुम ही लेके आओगे, तभी इस तरह की स्थिति बनेगी, ठीक है। तो महिलाओं की स्वच्छता की बेहतरी की बात करते हैं, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट है ना, हंस भी सकते हो पढ़ते पढ़ते, और जागरूकता बढ़ाने के लिए है वाटर वाइफ, जल पत्नी, जल स्त्री, ठीक है। महाराष्ट्र के कुछ सूखाग्रस्त इलाकों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर यह चलन बढ़ा है, एक नई विधा देखने को मिली है कि दो दो पत्नियों का रखने का चलन बना है। एक केवल पानी भरने के लिए, एक घर के बाकी काम करेगी और एक का काम ये रहेगा कि वो पानी लेके आएगी, यानी कि पानी इकट्ठा करने के लिए ही वो विवाह कर रहे हैं, और इस व्यवस्था को वाटर वाइफ कहा जा रहा है, ठीक है। अब पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग कि एक पत्नी घर में अन्य काम के लिए और एक पत्नी जाके पानी भर के लाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार का जो जीवन साथी है उसकी अनिवार्यता कर दी गई है कि भाई साहब ये है, ठीक है। हालांकि ठीक है, अच्छी सोच है, प्रतिगामी सोच का उदाहरण है, लेकिन महिलाओं को मतलब आपने किसके विकल्प के रूप में रख लिया है कि हम भाई चलो किसी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा तो टैंकर लगवा लिया। अब टैंकर की जगह पे महिलाओं को रख रहे हो तुम, पाइपलाइन की जगह पे महिलाओं को विकल्प के रूप में रख रहे हैं, वाटर वाइफ के रूप में, ठीक है। तो नारीवादियों को ये ध्यान देना चाहिए, है ना। जो लोग नारियों के महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं, नारीवाद समर्थक होते हैं, उनको इस दिशा में काम करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से जल संकट से भी और महिलाओं के ऊपर होने वाले अनाचार या अत्याचार से भी हम उन्हें बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये था जल संकट और उनके कारण, ठीक है। अगर हम सरकार की संबंधित पहलों की बात करें तो एक लंबी लाइन हमको देखने को मिलती है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कमी या इसके असमान वितरण के कारण ये सब चीज़ें अभी तक सफल नहीं हो पाई और ये जल संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा। सरकार के सकारात्मक प्रयास जारी हैं,
लेकिन अभी उनका जो सफलता का अनुपात है वो बहुत कम है। जल क्रांति अभियान हो या राष्ट्रीय जल मिशन हो, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है, नीति आयोग का जो समग्र जल प्रबंधन सूचकांक है जिसपे हमने पिछले क्लास में एक लेक्चर भी लिया था, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, इतने सारे प्रोग्राम हैं जो जल संकट से बचाने के लिए हैं या जल के संरक्षण के लिए हैं, भूजल के संवर्धन के लिए हैं, लेकिन इन सभी कार्यक्रमों के जो सफलता के अनुपात हैं वो अभी कम देखने को मिलते हैं। और हम चाहते हैं, हमें सोचना है, समझना है, एक सामाजिक नागरिक होने के नाते भी, ठीक है, तुम लोग जब पढ़ते लिखते अधिकारी बन जाओगे तो अधिकारी के लिए तो और चुनौतियां होती हैं कि किस प्रकार से वो अपने क्षेत्र में जो है वो जल का संरक्षण करे, है ना, भूजल संवर्धन कर सके, तो इसके लिए, ठीक है। तो अब आगे की राह में हम बात करते हैं, तो वही कि महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है जल संकट का। घर में पानी की व्यवस्था हो या अन्य निस्तारण के लिए जल की व्यवस्था कौन करती है? महिला करती, जहां पर नहीं होता, ठीक है। शहरों की बात नहीं कर रहा हूं कि बटन चालू की और ट्यूबवेल से पानी आ गया और सब चीजें हो गई, या नगर निगम का नर्मदा की पाइपलाइन आ गई, चंबल की आ गई, गंगा की, यमुना की आ गई, वो अलग मामला। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जो भारत है, गाँव का भारत है जो, वहां पर स्थिति बहुत है। तो नारीवादियों को इस विषय को उठाना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। साथ ही जो नदियों में प्रदूषण हो रहा है, इस प्रदूषण को बचाने के लिए भी हम लोगों को काम करने चाहिए, ठीक है, जिससे नदी जल स्तर जो है वो नदी के जल स्तर से काफी ऊपर उठ सके, ठीक है। साथ ही जैविक खाद, वनों और फलों के ऐसे वृक्षों को लगाकर बाढ़ के मैदानों को सुरक्षित करना चाहिए जहां पर बार बार बाढ़ आती है, ठीक है, तो जिससे अधिक पानी की मांग और जो है उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, ठीक है, और जो धीरे धीरे शुद्ध पानी की स्थिति है वो बनने लगेगी, ठीक है। जल प्रबंधन में निगमों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कॉर्पोरेटेड जगत है ना, उसके सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए एक कोष होता है, ठीक है, जिसे CSR कहते हैं। तो इसका जो पैसा है वो ऐसे कार्यक्रमों पर उपयोग किया जाना चाहिए या खर्च किया जाना चाहिए जिससे पानी को शुद्ध करने के लिए या पानी को संरक्षित करने के लिए उपयोग में लिया जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से जल संरक्षण या उसके पुनर्वर्णन की दिशा में अगर अधिक सक्रियता के साथ काम किया जाएगा तो निश्चित ही हम जो जल संकट से भविष्य के दिनों में जूझने वाले हैं और एक विकराल समस्या के सामने खड़े हो जाएंगे, उससे कुछ काफी हद तक जो है वो बचा जा सकता है, ठीक है। उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन वही है कि इनके क्रियान्वयन की जो स्थिति है ना, वो महत्वपूर्ण है कि किस आधार पर जो है वो इससे बचा जा सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि संवाद कार्यक्रम या सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था हो या महिलाओं के साथ में जुड़ा हुआ जल संकट का मामला हो, आपको तीनों ही विषय अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि कोई आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कीजिए। मैं अगले हफ्ते जब क्लास लेके आऊँगा तो यदि आपकी कोई समस्याएं होंगी तो उनका समाधान करूँगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।